हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए कोडरामा जिला के डीसी द्वारा जारी न्यू मॉडल पेपर यानी अतिरिक्त मॉडल पेपर में क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही उत्तर को देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में न्यू मॉडल पेपर में सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का सही उत्तर को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शामिल होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी। एक का सही उत्तर उपयुक्त सभी होगा। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। एक का उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम। याद रखिएगा समसीमांत उपयोगिता नियम को गॉसन का दूसरा नियम कहते हैं जिसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। 2 का सी होगा। आगे देखिए 3 नंबर, मांग वक्र का ढाल होता है। मांग वक्र डिमांड कर्व का ढाल होता है नेगेटिव यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर, नेगेटिव स्लोप होता है। 3 का सी होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। आगे देखिए 4 नंबर, किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है। कौन सा वस्तु का दाम बढ़ने पर भी डिमांड में मांग में कोई कमी नहीं होती है। अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुएं होती है, चावल, आटा, नमक, कपड़ा, ये सब का दाम बढ़ने पर भी मांग में कोई कमी नहीं होती है, यानी 4 का 1 होगा अनिवार्य वस्तुएं। आगे देखिए 5 नंबर, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। मार्शल ने। याद रखिएगा कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व के बारे में विचार मार्शल ने प्रस्तुत किया था और मार्शल ने उत्पादन समय को 3 भागों में बांटा है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, यानी 5 का मार्शल होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, मैक्रो किस भाषा का शब्द है। यानी मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है। 6 का ग्रीक होगा, ग्रीक, 6 का ग्रीक। आगे देखिए 7 नंबर, द्वितीयक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं शामिल है। वस्तुओं का निर्माण, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग, व्यापार शामिल नहीं होती है। बीमा, बैंकिंग, व्यापार ये सभी तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। वस्तुओं का निर्माण यानी उद्योग, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती है, उद्योग। 7 का वस्तुओं का निर्माण ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए 8 नंबर, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी का फिगर आयताकार अति परवलय होता है। आयताकार अति परवलय, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आयताकार अति परवलय मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा होता है। 8 का ऑप्शन डी। आगे देखिए 9 नंबर, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। सापेक्षिक लोच दर,
ठीक है। सापेक्षिक लोच दर, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपना इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जैसे कार पर, सोना पर, चांदी पर, लग्जरी गुड्स पर, तो उस वस्तु की मांग सापेक्षिक लोचदार होगी। ठीक है, अधिक लोचदार होगी। यानी 9 का 3 होगा, 3 सापेक्षिक लोचदार। आगे देखिए 10 नंबर, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है यू आकार का। अल्पकालीन औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट वक्र का फिगर यू अक्षर के जैसा होता है, यू आकार का होता है। 10 का 2 यू आकार का। आगे देखिए 11, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए ए आर और एम आर में क्या संबंध होता है? ए आर बराबर एम आर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर और एम आर दोनों बराबर होता है। औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। 11 का 3 होगा, 3 ए आर इक्वल टू एम आर, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए सवाल नंबर 12 नंबर पढ़िए। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की कमी होती है, तो मांग की कीमत लोच में क्या मान होगा? देखिए मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? किसी वस्तु का कीमत 4% बढ़ने से उसका मांग 8% कमी हो जाता है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगा? मांग की कीमत लोच का सूत्र होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर क्वेश्चन में मांग में है 8% कमी और कीमत में है 4% वृद्धि, यानी 8/4 आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 12 का 2 हो जाएगा 2। आगे देखिए सवाल नंबर 13, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होते हैं लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब संतुलन कीमत में क्या होगा? वृद्धि होगा। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत में वृद्धि होगा। जब बाजार में किसी वस्तु का खरीदारी ज़्यादा होता है तो उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है। 13 का 2 होगा, वृद्धि होगी, संतुलन कीमत में वृद्धि होगी। आगे देखिए सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? पूरक वस्तु यानी जिसका प्रयोग एक साथ करते हैं, चाय और चीनी, चाय के साथ चीनी। 14 का 3 होगा, 3 चाय और चीनी। आगे देखिए 15 नंबर, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मार्शल का। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। 15 का 2 मार्शल। आगे देखिए 16, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा, निजी पूंजीपतियों, निजी उद्योगपतियों का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। सरकार का अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। लेकिन जिसमें सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करेगा उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। 16 का 3 होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 16 का 3। आगे देखिए सवाल नंबर 17, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा? देखिए नीचे 17 नंबर सवाल में एक तालिका दिया हुआ है जिसमें मात्रा के साथ सीमांत आगम को, मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाया गया है। 5 इकाई तक उत्पादन से कुल आगम क्या होगा? टोटल रेवेन्यू क्या होगा? याद रखिएगा, कुल आगम जो होता है वह सीमांत आगम का जोड़ होता है। तो 5 इकाई तक सीमांत आगम को जोड़ दीजिए, कुल आगम निकल जाएगा। यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू, टी आर बराबर सिग्मा एम आर होता है। एम आर का टोटल जोड़ होता है। तो 5 इकाई तक सीमांत आगम को जोड़ दीजिए। 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। 17 का 30 होगा, 30 3 नंबर आंसर होगा, गौ नंबर 30। टी आर बराबर सिग्मा एम आर होता है। 5 इकाई तक एम आर को जोड़िए, टी आर निकल जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18,
परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? 3। परिवर्तनशील अनुपात का नियम में 3 गो स्तर होता है: साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के स्थिर प्रतिफल, साधन के घटते प्रतिफल, यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। 18 का 3 होगा, 3। आगे देखिए 19, पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है। पूर्ति का नियम क्या होता है? सप्लाई फंक्शन होता है प्राइस का, सप्लाई फंक्शन होता है प्राइस का, ठीक है। पूर्ति का नियम में अन्य बातों के समान रहने पर सप्लाई डिपेंड करता है प्राइस पर। हायर द प्राइस तो हायर देन सप्लाई, और लोअर द प्राइस तो लोअर देन सप्लाई। सप्लाई और प्राइस के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है लॉ ऑफ सप्लाई में, पूर्ति का नियम में। 19 का 3 होगा, 3। सप्लाई फंक्शन है प्राइस का, यानी पूर्ति डिपेंड है कीमत पर। आगे देखिए सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है? इनमें से कौन सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी MU का सूत्र है? 2 नंबर खो MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी MU बराबर होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। 20 का 2 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 21, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? समोत उत्पाद वक्र, समोत उत्पाद वक्र, ठीक है। 21 का 4 होगा, समोत्पाद वक्र। समान उत्पादन करने वाले वक्र को समोत उत्पाद वक्र कहते हैं, और समान यदि लागत होगा तो उसको कहेंगे सम लागत वक्र, ठीक है। यदि समान संतुष्टि होगा तो उसको बोलेंगे उदासीनता वक्र, ठीक है। सबका अलग अलग नाम है। समान संतुष्टि उदासीनता वक्र, समान लागत सम लागत वक्र, समान उत्पादन समोत्पाद वक्र। 21 का 4। आगे देखिए 22, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं, हस्तांतरण भुगतान नहीं। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त कमीशन वो शामिल होगा, ठीक है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं, क्रय विक्रय से प्राप्त कमीशन। 22 का 4। आगे देखिए 23, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा। याद रखिएगा, विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा। 23 का 4। आगे देखिए 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा बात सही है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, सही है। केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन नोट छापता है, सही है। 24 का सब सही है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 25, कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारित निम्न में कौन है? सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, ठीक है। कीन्स के विचार के अनुसार आय रोजगार का संतुलन स्तर के लिए निर्धारक घटक होता है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, AD और AS दोनों होता है। जहां पर दोनों बराबर होता है वहीं पर आय रोजगार का संतुलन बिंदु तय होता है। 25 का A और B दोनों होगा, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति दोनों। 20, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा शर्त सही है? देखिए, 4 क्षेत्रीय मॉडल में आय का चक्रीय प्रवाह में यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन सा शर्त सही है? उसमें होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। C क्या है? कंज्यूमशन, I इन्वेस्ट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एक्सपोर्ट, M इंपोर्ट। तो 26 का 3 नंबर होगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें विदेशी व्यापार होता है, आयात निर्यात शामिल होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल होता है। इसीलिए 26 का 3 होगा, 3। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, 26 का 3। आगे देखिए 27, साधन लागत पर
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। 27 का 1 राष्ट्रीय आय। आगे देखिए सवाल नंबर 28, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? आवश्यकताओं का सीमित होना, हाँ। सीमित विनिमय क्षेत्र का होना, हाँ। आर्थिक रूप से समाज का पिछड़ा होना, हाँ। उपयुक्त सभी, यानी 28 का सभी होगा, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यक शर्त है, सब जरूरी है। आवश्यकता का सीमित होना, सीमित क्षेत्र होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होना, उपयुक्त सभी, 28 का सब। आगे देखिए सवाल नंबर 29, साख गुणक होता है। साख गुणक क्या होता है? 1/CRR, ठीक है। यानी CRR के व्युत्क्रम को साख गुणक कहते हैं, ठीक। कैश रिजर्व रेशियो, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, तो CRR के व्युत्क्रम को साख गुणक कहते हैं, इसीलिए 1/CRR होगा। 29 का 1 1/CRR। आगे देखिए 30 नंबर, केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है बैंक दर के जरिए, खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए, CRR के जरिए, उपयुक्त सभी। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है बैंक दर, खुले बाजार की प्रक्रिया, CRR सभी के जरिए करती है, 30 का उपयुक्त सभी। आगे देखिए 31, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है, पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक होता है, 31 का 1 RBI। आगे देखिए 32, नरसिम्हा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। पहला बैंकिंग सुधार 1991 में हुआ था, ठीक है। 32 का बैंकिंग सुधार होगा। आगे देखिए 33, भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1995 में। भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा 1995 में की गई थी। आगे देखिए 34, निवेश के निर्धारक घटक कौन है? निवेश के निर्धारक घटक इनमें से कौन है? पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज दर, ए और बी दोनों। पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर, ए और बी दोनों निवेश के निर्धारक घटक हैं, 34 का 3। आगे देखिए 35, यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा? 2 होगा। MPC यदि 0.5 है तो निवेश गुणक का मान 2 होगा, 2। 35 का 4 2 होगा। कैसे होगा? देखिए दाएं साइड बना दिए हैं, दाएं साइड बना दिए हैं। के बराबर 1/1 - MPC होता है, तो MPC का मान पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1/1 - 0.5, तो 1/0.5 होगा, यानी 2 होगा। 35 का 4 4 नंबर ऑप्शन 2। आगे देखिए 36, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 36 नंबर कहता है इनमें से कौन सा बात, कौन सा सूत्र सही नहीं है? 1 नंबर, के बराबर ΔY/ΔI सही है। 3 नंबर, के बराबर 1/MPS सही है। 4 नंबर, के बराबर 1/1 - MPC सही है। 2 नंबर सही नहीं है, के बराबर 1/1 - MPS नहीं होता है। 36 का 2 सही नहीं है। आगे देखिए 37, यदि MPC बराबर 0.9 है और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि कितनी होगी? देखिए MPC का मान 0.9 दिया है, तो उससे हम लोग के का मान निकाल लेंगे, के का मान निकल जाएगा 10, ठीक है। और आरंभिक विनियोग यानी निवेश दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है कितना? 100 करोड़। आरंभिक विनियोग, विनियोग को निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, यानी ΔI दिया है 100 करोड़। तो हम लोग MPC से के का मान 10 निकालनी है बाएं साइड। आप क्या करेंगे? ΔI निवेश का मान जो 100 करोड़ दिया है उससे और के से हम लोग ΔY कुल आय में वृद्धि निकाल लेंगे।
इनकम में कितना वृद्धि होगा, डेल्टा वाई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, के बराबर होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो के का मान 10 बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई का मान 100 इन्वेस्टमेंट। तो डेल्टा वाई हो जाएगा 100 गुना 10 1000 करोड़। 37 का 2 होगा 1000 करोड़। बना दिए हैं, देख लीजिएगा। आगे देखिए 38 नंबर सवाल, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, उपयुक्त सभी। 38 का डी होगा उपयुक्त सभी। जब सार्वजनिक व्यय सरकार बढ़ाएगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएगा, टैक्स में कमी करेगा, तो मांग ज्यादा होगा, जिसको अतिरेक मांग कहेंगे, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 39, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, उपयुक्त सभी। ठीक है, राजकोषीय नीति सरकार के बजट यानी सरकार का आय, व्यय, टैक्स, ऋण सभी से शामिल होता है। ठीक है, यानी सार्वजनिक व्यय, टैक्स, सार्वजनिक ऋण, ये सभी राजकोषीय नीति सरकार के बजट से संबंधित होता है। 39 का डी होगा। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40, विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। घाटे का बजट। जो देश विकासशील होता है, विकसित नहीं, विकासशील, उसके लिए घाटे का बजट ही अधिक उपयुक्त होता है, ताकि सरकार सार्वजनिक व्यय ज़्यादा करेगा और देश विकसित होगा, देश का डेवलप होगा। विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट ही अधिक उपयुक्त होगा, ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलकर डेवलप होगा। ठीक है, 40 का 1 घाटे का बजट। तो चलिए अभी हम लोग कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी न्यू मॉडल पेपर में क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट 3 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।